दिया है एंड आप बताएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है पढ़ो, इसमें क्या हो रहा है। So two forces F1 and F2 where F2 is greater than F1 are applied at the free end of uniform rod kept on a horizontal frictionless surface. Find tension in rods at a distance x from end to. तो हमको टेंशन निकालना है, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, देखो हम क्या करते हैं, ये हमने ये रॉड बना ली, ठीक, ये रॉड है, ठीक है, इस पर फोर्स लगा हुआ है एक F1 और एक फोर्स लगा हुआ है F2। मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा दिया हुआ है क्वेश्चन में? F2 का। तो F2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है रॉड का? एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है ना। अच्छा, तो रॉड का, पूरी रॉड का एक्सेलरेशन तो सेम होगा, कंप्लीट रॉड सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगी, तो इसका जो कॉमन एक्सेलरेशन है रॉड का, अब कॉमन एक्सेलरेशन क्या, रॉड तो एक ही बॉडी है यहाँ पर, तो इस सिंगल बॉडी का एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे हम? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F2 माइनस F1 इक्वल्स टू मास हम मान लेते हैं रॉड का m है और एक्सेलरेशन a, तो इसका जो एक्सेलरेशन आया वो एक्सेलरेशन कितना हो गया? F2 माइनस F1 अपॉन m। यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. ये किसका एक्सेलरेशन आ गया? सर ये मुझे पूरी रॉड का एक्सेलरेशन आ गया, ठीक। अब हमको ये देखना है कि टेंशन रॉड के एंड ए से x डिस्टेंस पर कितना टेंशन होगा, ठीक है, यहाँ टेंशन निकालना है इस वाली जगह पर। तो हम क्या करते हैं, इस वाली जगह पर जो टेंशन निकालना है ना, इसे निकालने के लिए हम रॉड को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, दो हिस्सों में उसको ब्रेक कर देंगे, ठीक। और मान लेंगे कि दोनों हिस्से एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो मैंने ये एक हिस्सा ले लिया इसका, इसकी लेंथ कितनी है? x, और दूसरे वाले की लेंथ कितनी है? L माइनस एक्स, टोटल लेंथ है ना, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स, ठीक है। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया, हमने मान लिया कि ये कनेक्टेड किससे है? मासलेस स्ट्रिंग से। तो ये मैंने एक मासलेस स्ट्रिंग बना दिया यहाँ पर जिससे ये कनेक्टेड है, ठीक। क्लियर सिचुएशन? मतलब जैसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो बीच में हम बीच में टेंशन निकालने के लिए हम मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं। और सर अगर इसमें साइड में अगर किसी का निकालने के लिए थोड़ा सा बोला, हाँ, जितने हिस्से में भी इसके जो भी दो पार्ट्स करो, दोनों पार्ट्स को आपस में एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दो, ठीक है। चाहे इतना हिस्सा हो, चाहे इतना सा हिस्सा था इसका, इतना और बाकी था, कितना भी छोटे छोटे टुकड़े हो। अब जो x है, x तो एक वेरिएबल है ना, इसमें x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x जो है L/2 भी हो सकता है, L/4 भी हो सकता है, L/5 भी हो सकता है। तो रॉड के जो टुकड़े हैं वो उसका साइज कुछ भी हो सकता है, क्योंकि x तो वेरिएबल है ना, x तो कुछ भी हो सकता है, x को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम इसमें टेंशन निकालने के लिए क्या करें, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम लेफ्ट साइड वाले पोर्शन से सॉल्व कर लें या राइट साइड वाले से। तो लेफ्ट दोनों से आंसर सेम आएगा। तो इस पर जो फोर्स लगा हुआ है ये F2, ये टेंशन, और यहाँ पर F1। अब न्यूटन सेकंड लॉ से इस पर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना है? F2 माइनस T इक्वल्स टू मास। अब इसका मास बोलो कितना लिखेंगे हम? सर मास x लिखेंगे। नहीं, देखो उसके लिए हम लिखेंगे, पहले तो निकालेंगे मास पर यूनिट लेंथ कितना है। तो जो L लेंथ है इसकी, टोटल L लेंथ का मास कितना है? m। तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l। तो इसलिए x लेंथ का मास क्या होगा? m/l इंटू x, ये मास हुआ इसका x लेंथ का, ठीक है। तो x लेंथ का मास हम लिखते हैं mx अपॉन l। क्लियर? और इसका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक्सेलरेशन है F2 माइनस F1 अपॉन m, राइट।
अब इसमें देखो ये m और ये m तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचता है F2 माइनस टी इक्वल्स टू F2 माइनस F1 इंटू एक्स बाई एल। तो टेंशन कितना आएगा, T इक्वल टू F2 माइनस F1 इंटू एक्स बाई एल। अब हो सकता है कि जो तुम्हारे पास जहाँ से तुमने क्वेश्चन लिया है ना, वहाँ पर आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया होगा, उसमें F2 को अलग कर लिया होगा या ऐसा भी लिखा हो, तो उसको तुम अपने आप से मैच कर लेना है। इसको हम यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं। अब तुम इसमें कोई कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ मुझसे पूछो, क्या डाउट है बताओ इसमें। अप्रोच ऑफ बस अप्रोच का समझ में नहीं आ रहा तो सर कैसे करना है, और डिस्प्ले भी बहुत अलग से दिया हुआ था। अच्छा, आप समझ में आ गया। सर आ गया। अच्छा, अगर राइट साइड वाले से करते तो कैसे करते, हम इस वाले हिस्से से करते तो कैसे करते, अगर तुम्हें समझ में आ गया तुम बता दोगी इससे कैसे करते। इसके लिए इसका भी पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन तो कॉमन है ना, वो ऑलरेडी आ चुका है। हाँ सर, तो जैसे टेंशन हमने इसमें ड्रॉ किया था, लेफ्ट साइड पे वहाँ ड्रॉ करते हैं और राइट साइड पे। हाँ, अब इसके लिए हाँ, अगर मैं ये वाला पार्ट बना लूँ जिसकी लेंथ L माइनस एक्स है, तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी बोलो। सर इसका मास, हाँ, इसका मास कैसे, जैसे हमने पहले निकाला था, इस मास पर यूनिट लेंथ कितना है m/l, तो यूनिट लेंथ का मास अगर m/l है तो l माइनस एक्स का मास हो जाएगा m/l इंटू l माइनस एक्स। मास आ गया। और बोलो। फिर सर सेकेंड इक्वेशन से हम हाँ, लिखो सेकेंड इक्वेशन लिखो, न्यूटन सेकेंड लॉ से इक्वेशन लिखो। बोलो, बोलते जाओ, मैं लिख रहा हूँ तुम बोलो। हाँ जी सर, क्या था F1 नहीं सर, यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना F1। हाँ, यहाँ पर F1 है और यहाँ पर टेंशन है। तो सर T माइनस F1 इक्वल टू m/l। T माइनस F1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है m/l इंटू l माइनस एक्स, और एक्सेलरेशन कितना है सर F2 माइनस F1 अपॉन l, कॉमन एक्सेलरेशन। हाँ, जो हम निकाल चुके हैं। ए लिख देता हूँ मैं, बाकी इक्वेशन तुमने ठीक लिखी है, इसको अब सॉल्व करके इससे भी वही आंसर आ जाएगा। T इक्वल टू F1 प्लस m/l l माइनस एक्स एंड वैल्यू ऑफ A इज F2 माइनस F1 अपॉन m। तो m से ये m कैंसिल हो जाएगा और टेंशन की वैल्यू आएगी F1। अच्छा, मैं थोड़ा साइड हो जाऊँ, ये लो मैं साइड में हो जाता हूँ। तो T इक्वल टू F1 और प्लस कितना हुआ F2 माइनस तो इससे भी वही आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, तुमने एक काम ठीक किया, तुमने याद रखा इस चीज़ को जो कि हमने पढ़ी हुई है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव लिखते हैं और उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाले को नेगेटिव लिख के हम इक्वेशन लिख देते हैं। ऐसा करने से कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़े, चलो इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। एक ये भेजा था तुमने, तो इस क्वेश्चन में पहले तो क्वेश्चन को समझ लो क्या है, क्या हो रहा है इसमें। इसमें एक ब्लॉक दिख रहा है बी है, ये वाला बी ब्लॉक है, और एक ए ब्लॉक है। कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऑल दी सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ब्लॉक कहाँ मूव करेगा ये बताओ, कौन सा वाला ब्लॉक कहाँ मूव करेगा। इसमें ए नीचे आएगा, ए नीचे आएगा, और बी कहाँ जाएगा। बी वही रहेगा ना, बी के साथ में ये पुली कनेक्टेड है ना। अगर ए नीचे आएगा तो ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ कम होगी, स्ट्रिंग का जो ये वाला पोर्शन है इसकी लेंथ कम होगी ना यहाँ से। अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये लेंथ कम होगी, अगर ये वाली लेंथ कम होगी और पुली इसके साथ कनेक्टेड है तो पुली को कहाँ मूव करना पड़ेगा, राइट में। तो ब्लॉक बी भी कहाँ जाएगा, राइट में। हाँ सर, मतलब ए ब्लॉक आगे, ए और बी दोनों कनेक्टेड होकर आगे आ जाएंगे। बी कहाँ मूव करेगा ये बताओ, बी कहाँ जाएगा, राइट की लेफ्ट। राइट।
बी राइट में जाएगा और ए कहाँ जाएगा? सर ए भी राइट में जाएगा। हाँ, ए के लेकिन दो डायरेक्शन में मूव करेगा, ये बी के साथ साथ राइट में भी जाएगा और वर्टिकली डाउनवर्ड भी आएगा। अगर तुमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम सही बना लिया ब्लॉक्स का तो सारा क्वेश्चन सही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले मैं बनाता हूँ ब्लॉक बी का। तो ब्लॉक बी के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस लेंगे? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स बना दिया हमने mg, और बोलो कौन से? सर स्ट्रिंग। एक ग्राउंड का नॉर्मल बना लेते हैं, यस ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन। और बोलो ये जो पुली है ना, इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, केवल टेंशन दिखाऊं पुली पर, तो एक टेंशन टी यहाँ लग रहा होगा, एक टेंशन यहाँ होगा। एंड पुली इज पार्ट ऑफ द ब्लॉक बी, पुली इज पार्ट ऑफ ब्लॉक बी। तो जो भी फोर्स पुली पर है अल्टीमेटली किस पर आएगा? ब्लॉक बी पर। तो ब्लॉक बी पर टेंशन टी और एक टेंशन टी राइट साइड में। ये जो दो टेंशन थे ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों टेंशन मैंने ब्लॉक बी पर ट्रांसफर कर दिए बिकॉज पुली इज पार्ट ऑफ द ब्लॉक बी। आर यू गेटिंग इट? यस सर। अच्छा चलो, ये हो गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन बी पर अभी और भी बाकी है फोर्सेस। और कौन कौन से फोर्सेस हैं? सर इसमें ये जो ए वाला जो बॉक्स है वो भी एक फोर्स है। ए और बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स है ना? हाँ बिल्कुल सही। तो कांटेक्ट फोर्स बी पर किस डायरेक्शन में लगेगा? सर आगे नहीं, राइट की तरफ, राइट साइड में। सोचो सोचो सोचो, राइट में लगेगा कि लेफ्ट में? सर लेफ्ट। लेफ्ट, बिल्कुल सही जवाब। देखो बी जो है जब राइट साइड में एक्सलरेट होगा तो वो ए को पुश करेगा राइट में। तो बी ने फोर्स लगाया ए पर राइट में, अगर ये एक्शन है तो ए की वजह से बी पर फोर्स लगेगा लेफ्ट में, रिएक्शन ही होगी ये। तो इस कॉन्टैक्ट फोर्स को मैं लिख देता हूँ एन ए बी के बराबर। ठीक है, इसको लिख। प्रैक्टिकली सुना है ना, जैसे कोई भी भारी बॉक्स है और वो एक वो छोटा बॉक्स है, सर मास पे भी डिपेंडेंट होता है ना कि वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा अगर फोर्स लगेगा तो। चलो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले तो तुम फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताओ, इसमें ये क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर। सारे फोर्स बन गए कि कोई छूट गया? सर उसके साथ जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा था वो भी बन गया। सर फ्रिक्शन तो है नहीं कहीं पर भी। सर उसको कनेक्ट, सोच लो, अगर कोई फोर्स तुमको नजर आ रहा हो तो उसको ही बना लेंगे। जल्दी बोलो। नहीं चलो नहीं आ रहा नजर, कोई ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, अब मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो ब्लॉक ए के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस बनाऊं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स बना लिया, और स्प्रिंग वाला स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंशन। किस डायरेक्शन में? सर ऊपर की तरफ। वेरी गुड। तो ये टेंशन। और बताओ। और सर इस मतलब बी और ए के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है वो भी। हाँ वो एक मिनट रुको, डायरेक्शन बताओ उसकी, कांटेक्ट फोर्स की। राइट साइड। हाँ वेरी गुड। तो ये हो जाएगा राइट साइड एन ए बी। और बोलो। और सर और क्या लग रहा होगा? और कुछ नहीं लग रहा है, बस इतना ही है ना? ठीक। अब हम क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखते हैं। तो अच्छा एक चीज़ और है, मैं टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट बता देता हूँ। जब ये ब्लॉक बी ब्लॉक अगर राइट में मूव करेगा, तो बी ब्लॉक राइट में मूव किया तो स्ट्रिंग कुछ ये वाली इतनी स्ट्रिंग कम हो जाएगी। मान लो ये कितना मूव करता है राइट साइड में? एक्स। कितना मूव कर रहा है? तुमको ये एक्स दिख रहा है कि मैं इसमें इंक का कलर चेंज करूँ? सर दिख रहा है सर। ये लो, ये एक्स मूव किया सपोज, ये वाली पुली और ये ब्लॉक बी का कितना मूव किया? एक्स। तो जो स्ट्रिंग यहाँ से कम होगी एक्स, वो कहाँ चली जाएगी? सर वो नीचे। तो ये नीचे एक्स आ जाएगी, यानी कि जितना ब्लॉक बी राइट साइड में मूव करता है उतना ही ए नीचे भी मूव करता है। यानी कि ब्लॉक बी का जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ बी, horizontal acceleration of B equals to vertical acceleration of A।
वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए के वर्टिकल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ध्यान रखना। तो ए में टोटल कितना एक्सेलरेशन है? 2 एक्सेलरेशन होंगी ब्लॉक ए के। एक एक्सेलरेशन तो इसका है ए राइट साइड में और एक हो जाएगा ए नीचे। ये किसके लिए हुआ? ब्लॉक ए के लिए। और जो ब्लॉक बी है उसमें केवल एक एक्सेलरेशन होगा राइट साइड में। तो ब्लॉक बी में केवल एक एक्सेलरेशन है, यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन बना दिया ए। ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, केवल एक्सेलरेशन दिखा रहा हूँ मैं। बी का एक्सेलरेशन है राइट साइड में ओनली, बट ब्लॉक ए हैज़ एक्सेलरेशन इन 2 डायरेक्शन, राइट साइड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, चलो तो अब ये बताओ कि पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा ब्लॉक ए पर। तो ब्लॉक ए पर न्यूटन सेकंड लॉ से अगर हम इक्वेशन लिखें तो क्या क्या इक्वेशन बनाऊं मैं? पहले किस डायरेक्शन में लिख रही है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कि वर्टिकल डायरेक्शन में? तो चलो हॉरिजॉन्टल में बोलो। तो टी माइनस एन जी, ये हॉरिजॉन्टल हुआ। वर्टिकल, सॉरी सर, वर्टिकल में बता रही हूँ सर, टी माइनस एन जी। अच्छा, ए का एक्सेलरेशन नीचे है कि ऊपर है? सर ए का 2 तरफ है, नीचे। अरे वर्टिकल डायरेक्शन में किधर है? वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड? सर वर्टिकली डाउनवर्ड। तो फिर तुमने टी माइनस एम जी क्यों बोला? क्या लिखना चाहिए? सर टी में सर एम जी प्लस एम जी, यस एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। इक्वेशन नंबर 1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन बोलो ए ब्लॉक की। एन ए बी इक्वल्स टू एम ए। ये दोनों एक्सेलरेशन में सेम क्यों लिए? क्योंकि ए का वर्टिकल एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट से ये दोनों एक्सेलरेशन कैसे सेम है। ठीक, अब चलो ब्लॉक बी के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन बोलो। इस ब्लॉक बी के लिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखेंगे? इसका एक्सेलरेशन किधर है? बी का राइट की लेफ्ट? सर राइट। तो इसका कौन सा फोर्स पॉजिटिव लोगी? सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव लूंगी। नहीं, टेंशन और एन ए बी में कौन सा बड़ा फोर्स मानोगी? सर टेंशन। हाँ, तो इक्वेशन बोलो। सर टी माइनस एन ए बी इक्वल टू एम ए। इक्वल टू एम ए, ये है इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब इनको सॉल्व करके हमको क्या क्या कैलकुलेट करना था? एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक ए और बी के, टेंशन निकालना है, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। हम क्या काम करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 से एन ए बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दें। तो कितना हो जाएगा? ये टी माइनस एम ए इक्वल टू एम ए। मैंने क्या काम किया, समझ में आया मैंने क्या काम किया? ये एन ए बी की वैल्यू यहाँ रख दी है। कितनी है ये एन ए बी की वैल्यू? एम ए के बराबर। तो ये जो एम ए यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। ठीक है, तो टेंशन कितना हो गया? सर 1 2 एम ए। अच्छा हाँ, वो तो सॉरी सर, प्लस में जाएगा। हाँ, तो टेंशन कितना होगा? 2 एम ए। अब इसको लिखते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। टेंशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखो, ये वाली एम जी माइनस। इस वाली इक्वेशन में टेंशन को रख दो। टेंशन कितना? 2 एम ए आ गया है, तो इसको हमने रखा एम जी माइनस 2 एम ए इक्वल्स टू एम ए। हाँ, तो कितना हुआ आगे बोलो? सर एम जी इक्वल टू 3 एम ए। हाँ, एम जी इक्वल टू 3 एम ए आ गया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ए कितना आया? सर एम जी इक्वल टू 3 एम ए आया। तो ए कितना आया? एम जी बाई 3 एम। कान खींच देंगे जल्दी से। ये नहीं, एम से एम कैंसिल करो जल्दी से। ए बोल कितना आया? ए इक्वल टू कितना? 3। सर ए इक्वल टू 0.3। 10 नहीं, जी के टर्म्स में लिखो आंसर। कितना हुआ ए? जी बाई 3। कितना हुआ ए? जी बाई 3। तो ए की वैल्यू रखो किसी इक्वेशन में और बाकी चीज निकालो। जैसे टेंशन निकालना है तो इक्वेशन नंबर 4 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। यस सर। बताओ कितना आता है? सर 2 एम जी बाई 3। हाँ, तो ये आया 2 एम जी बाई 3। इसके बाद और क्या निकालना था? कॉन्टैक्ट एन ए बी निकालना है। तो एन ए बी कैसे निकालें हम?
ए की वैल्यू रखो इक्वेशन नंबर 2 में, ये थी इक्वेशन नंबर 2, इसमें एक्सेलरेशन रखो। तो एन ए बी कितना हुआ? सर 2m² g/3। दोबारा बोलो कितना आया एन ए बी? सर एक मिनट, सर m इंटू 2m g/3। अरे यहाँ पर देखना, ए की वैल्यू कितनी आई है? सर 2m g/3। ए की वैल्यू है ये। हाँ सर। एक्सेलरेशन कितना आया था हमने अभी कैलकुलेट करके, कितना रखा है ए? सर वो 10 से बता दीजिए, सॉरी। ये रखा है ना, ये ए कितना है? g/3 है। तो देखो साफ साफ। हाँ सर। हाँ तो बोलो फिर कितना आएगा? सर mg/3। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आया? mg/3। तो एन ए बी की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आ जाता है mg/3। mg/3 दिख रहा है साफ साफ? यस सर, दिख गया। इसमें कुछ पूछना है बताओ? नो सर। क्लियर हो गया सारा? यस सर, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो। सर ये ब्लॉक ऑफ मास 2 नहीं, पढ़ने से मेरा मतलब है, मुझे मत बताओ, अपने आप पढ़ लो, अपने मन में पढ़ लो और क्वेश्चन को समझ लो पहले, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is kept at rest on a big box. ठीक, हाँ पढ़ो इसको आसान। पढ़ लिया? यस सर, पढ़िए। तो इसमें मुझे एक्सप्लेन करो हो क्या रहा है। सर इसमें एक 2 kg का एक बॉक्स है, मतलब ब्लॉक है जो रेस्ट पे है, और लेकिन उसकी वेलोसिटी सर 2i कैप है एंड एक्सेलरेशन -3i कैप प्लस 4j कैप है। A block of mass 2 kg is kept at rest on a big box moving with velocity 2i cap and having acceleration this। तो ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर एक ब्लॉक रखा है। ये जो ब्लॉक है इसका मास कितना है? ये वाले 2 kg। और ये बड़ा वाला बॉक्स ये दिख रहा है तुमको, ये बड़ा वाला बॉक्स है इसमें, ठीक है? ये बड़ा बॉक्स है और उसके अंदर रखा हुआ है एक छोटा वाला ब्लॉक। बिग बॉक्स मूविंग विद वेलोसिटी 2i कैप। तो इसकी जो वेलोसिटी है बड़े वाले बॉक्स की, वो कितनी है? 2i कैप। तो ये है 2i कैप से जा रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा नहीं, इसमें एक्सेलरेशन भी है लेकिन बड़े बॉक्स का, एंड हैविंग एक्सेलरेशन -3i कैप प्लस 4j कैप, राइट? तो इसमें एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है। -3i कैप मतलब इसका एक तो एक्सेलरेशन है यहाँ पर कितना है, ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट साइड में, और दूसरा एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी यहाँ। ये कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, अब निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ स्यूडो फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स। तो ऑब्जर्वर कहाँ पर खड़ा कर देंगे हम? बॉक्स के अंदर। ये ऑब्जर्वर खड़ा हो गया बॉक्स के अंदर, ठीक है? तो अगर ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड होता है तब वो स्यूडो फोर्स लगाता है, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो अब ये स्यूडो फोर्स किस पर लगाएगा? इस पर, जो छोटा सा ब्लॉक था ना, इस छोटे से ब्लॉक पर लगाएगा, ठीक है? तो ऑब्जर्वर स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाता है? खुद के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर उसके पास दो एक्सेलरेशन है, एक तो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है, तो एक तो ये स्यूडो फोर्स लगाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में राइट में,
और एक शूडो फोर्स कहाँ लगाएगा, जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी नीचे। ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर, क्लियर हो गया अच्छा, शूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है ये बताओ। सर। अब ये जो छोटा सा बॉक्स है, मैं यहाँ पर छोटा वाला ब्लॉक यहाँ बना लेता हूँ जिससे कि तुमको ये साफ साफ नज़र आए। ये छोटा वाला बॉक्स मैंने बना लिया, ठीक। और इस पर हम लगा देते हैं अब शूडो फोर्स। तो एक शूडो फोर्स यहाँ लगना है, एक नीचे लगना है। तो जो राइट साइड वाला शूडो फोर्स है वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक का मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है इधर 3। तो शूडो फोर्स होगा 2 × 3 इस डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा सर 2 × 4। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें शूडो फोर्स को तो कितना लिखा जाएगा 2 × 3 6 आई कैप और 2 × 4 माइनस 8 जी कैप। तो ये शूडो फोर्स आ गया। यस सर। इसमें कहाँ पे डाउट है बताओ। सर ये माइनस मतलब अपोजिट में है इसीलिए लगाया। शूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है हमने क्या पढ़ा है, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, ये बॉक्स है, इसलिए हमने बॉक्स के अंदर एक आदमी को खड़ा कर दिया। तो इस आदमी के जो एक्सेलरेशन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स लगेगा, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन 2 है। तो ठीक है, हालांकि हम चाहें तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी बना सकते हैं 3 और 4 का जो रिजल्टेंट है, लेकिन समझने के लिए और अभी 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझने के लिए ज़्यादा अच्छा ये है कि हम दोनों एक्सेलरेशन के अलग अलग कंपोनेंट लें। इसको 3 यहाँ पर ले लिया, 4 यहाँ ले लिया। तो जो ये वाला एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वजह से शूडो फोर्स लगेगा राइट साइड में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की अपोजिट डायरेक्शन में यानी इधर, और ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपर डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से शूडो फोर्स लगेगा नीचे। अब बताओ क्या कंफ्यूजन है? पक्का? अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसमें बताओ फिगर शोज मास है मूव्स विद वेलोसिटी u, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिंग एट दैट मोमेंट, रिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव ऑन स्मूथ रॉड। ये तो हमने कंस्टेंट में यार पढ़ा हुआ है, तुमको क्यों डाउट है इसमें। मान लेते हैं कि ये जो रिंग है ये यहाँ मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v है। तो स्ट्रिंग कंस्टेंट हमने जो पढ़ा हुआ है वो ये है कि स्ट्रिंग की लेंथ के अलाउंग हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। लेंथ के अलाउंग स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है। तो ये मैंने मान लिया रिंग किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, यहाँ वेलोसिटी v से। तो रिंग का जो कंपोनेंट v का जो कंपोनेंट आएगा रिंग इसकी स्ट्रिंग की लेंथ के अलाउंग वो कितना होगा, इसका कंपोनेंट बोलो कितना हुआ। तो ये वाला पॉइंट v cos थीटा से मूव कर रहा है, ये भी v cos थीटा से मूव कर रहा है, ये भी v cos थीटा से मूव कर रहा है, ये भी v cos थीटा से मूव कर रहा है, ये वाला भी v cos थीटा से मूव कर रहा है, यानी v cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ये सारे पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। इन सभी की वेलोसिटी लेंथ के अलाउंग कैसी है, v cos थीटा है। लेकिन इस ये वाला जो पॉइंट है स्ट्रिंग का जो ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये भी v cos थीटा से जा रहा है, लेकिन ब्लॉक इटसेल्फ इज मूविंग विद वेलोसिटी u, इट मींस दैट दिस u इज इक्वल टू v cos थीटा। क्या डाउट इसमें? और cos थीटा यानी cos 60 डिग्री इक्वल्स टू u। cos 60 कितना होता है, ना तो v इक्वल टू कितना हुआ 2u। तो ये इसका आंसर हो गया। नहीं हमको v नहीं निकालना था, हमको u निकालना था, सॉरी। तो u कितना हो जाएगा बोलो, u ही पूछा था या रिंग की वेलोसिटी पूछी थी या ब्लॉक की, क्या दिया था और क्या पूछा था ये तो भूल गए। नहीं, ब्लॉक की वेलोसिटी दी थी और रिंग की पूछी थी, ठीक है। तो रिंग की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 2u के बराबर है, यही आंसर होगा। सो वेलोसिटी ऑफ रिंग इज 2 times u, ये हो गया आंसर। अब बताओ इसमें कोई डाउट? सर ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा था। हाँ, तो तुमको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, डायग्राम में अगर बड़ा दिख जाए तो तुमको लगता है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बड़ा है, हमसे होगा नहीं। ये सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है पहले, तुम भूल गए हो।
ये बीच में सर। चलो अब, और यही तुम्हारे डाउट्स थे, इसमें अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नो सर। ठीक है, तो क्लास को ख़त्म करते हैं आज की। हाँ जी सर। ओके, बाय बाय।